हेलो स्टूडेंट, सर्वप्रथम शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती को नमन। और मैं आपकी विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, दो शब्द आपको मिलेंगे, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। बात करें, एक तो भौतिक होगा और एक क्या होगा, रासायनिक। भौतिक जो शब्द होता है वो बाहरी बनावट को बताता है। आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में पढ़ते हैं, भौतिक में या भौतिकी में। ये आपके कैसे कैरेक्टर हैं, भौतिक कैरेक्टर हैं, है ना। ये आपके बाहरी जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जो आंतरिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके इंटरनल कैरेक्टर होते हैं, वो उसको हम किस में पढ़ते हैं, रसायन में। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना, उसकी आंतरिक संरचना को समझना, उसको हम बोलते हैं रासायनिक गुण। और भौतिक गुण क्या होते हैं, बाहरी गुण। बाहरी आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कलर, ये सब कैसा है, रंग रूप, आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, मोटे हो, ये सब कैसे कैरेक्टर हैं, आपके भौतिक कैरेक्टर हैं। लेकिन आप अंदर से आपका किस केमिकल से आपका निर्माण हुआ है, आप कैसे बने हुए हो, वो आपको कौन बताता है, या हम उसको विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वो रसायन विज्ञान में या बोले उसको हम रासायनिक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इस शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि भौतिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हम बाहरी बनावट को दिखा रहे हैं, और रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें हम आंतरिक बनावट को दिखा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो किसी एक पदार्थ से कोई दूसरी नई चीज़ बनेगी। मैं आपको आगे बताती हूँ, थोड़ी सी जहाँ जगह दिखे यहाँ देख लो थोड़ा सा। कोई भी पदार्थ हो, जैसे अगर बात करें कि बर्फ़ है, बर्फ़ से क्या बना लिया, पानी बना लिया। तो बर्फ़ का भी हम फॉर्मूला H2O लिखेंगे और पानी का भी H2O लिखेंगे। तो इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई अंतर नहीं हुआ, बस इसकी बनावट में अंतर हुआ। बर्फ़ कैसी हो गई, ठोस अवस्था में, और पानी कैसा हो गया, द्रव अवस्था में। फिर पानी को जमा दिया जाए, फिर फ्रीजिंग कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। और बर्फ़ को फिर पिघला दिया जाए तो बर्फ़ से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया कैसी है, भौतिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मैं रासायनिक बताती हूँ। बर्फ से पानी बनाया, इसको हम अभिकारक बोलेंगे, और पानी बन गया, इसको इसका उत्पाद बोलेंगे। लेकिन ये भौतिक अभिक्रिया, ये बाहरी बनावट में चेंज हो रहा। आंतरिक इसकी बनावट तो H2O ही बर्फ है और H2O ही पानी है। अगर अब अगली बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे जैसे ये लिया H2O, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, प्लस इसमें मिला दी ऑक्सीजन। H2O प्लस ऑक्सीजन, H2O, ये एक हाइड्रोजन गैस है। और एक कैसी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है, इसमें अगर आग लगाओ तो तुरंत आग लग जाएगी। और ऑक्सीजन कैसी होती है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी जो दहन होने वाला पदार्थ है उसको जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ये खुद में ही जलने वाली होती है, एक प्रकार का ईंधन है ये जलती है और ऑक्सीजन गैस जलाने का काम करती है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, H2O। और H2O क्या है, पानी, जो क्या काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। इसके गुण अलग हैं H2O के, इसके H2 के गुण अलग हैं और O के, ऑक्सीजन के गुण अलग हैं। लेकिन इन दोनों को मिलाने से जो एक नया प्रोडक्ट बन रहा, जो एक नया उत्पाद बन रहा, उसके गुण बिल्कुल अलग हैं इन दोनों से। तो इस परिवर्तन को क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि इसके रासायनिक मीन्स इसके आंतरिक गुणों में अंतर हो रहा है। जब आंतरिक गुणों में अंतर होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब बाह्य गुणों में अंतर होता है, बाह्य बनावट में अंतर होता है, तो वो क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमने H2O मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, तो क्या बन गया, एक नया उत्पाद बन गया। उसमें क्या था, भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पाद से अभिकारक भी। अब देखो H2 और ऑक्सीजन, ये क्या है, इनको बोलेंगे अभिकारक।
आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इनको बोलेंगे अभिकारक। हाइड्रोजन को प्लस ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो H2O बना है इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। ये नया उत्पाद बन गया। तो यहाँ रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक से आप उत्पाद बना सकते हो, लेकिन उत्पाद से दोबारा अभिकारक नहीं बना सकते हो। और भौतिक जो अभिक्रिया थी, भौतिक अभिक्रिया में क्या था? मैंने आपको बताया था भौतिक अभिक्रिया में कि बर्फ से आपने पानी बना दिया, बर्फ से आपने पानी बना दिया और फिर पानी से क्या बना दी? बर्फ बना दी। यहाँ पे जमा दिया, यहाँ पे जमा दिया सो पानी बन गया, और यहाँ पे पानी को क्या कर दिया? जमा दिया सो क्या बन गई? बर्फ बन गई। और पानी बर्फ को क्या कर दी? पिघला दी सो पानी बन गया। तो यहाँ अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और फिर उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा लेकिन उत्पाद से दोबारा पुनः अभिकारक नहीं बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलो हम आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही आगे आपको पढ़ाते जाते हैं एक एक पॉइंट क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अपने दैनिक जीवन के निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अब गर्मियों का समय है और कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है, उस टेम्परेचर पर दूध को खुला छोड़ दो तो क्या होगा? तो दूध से दही बनेगा। ये जो दूध होगा ये दूध खराब हो जाएगा, दूध फट जाएगा और एक दही का रूप ले लेगा। तो वो दूध से दही बनेगा तो फिर आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? तो ये आपकी रासायनिक क्रिया हो गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायुमंडल समझ में आता? मीन्स नम वायुमंडल में, बरसात के समय जब आप वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, पानी है, उस समय अगर खुला छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? तो उस समय क्या हो जाएगा? खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाएगी। और लोहे का कलर जो होगा, जो आप नॉर्मल लोहे का कलर देखोगे, वो जंग लगे लोहे का कलर देखोगे तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा कलर। मतलब ये क्रिया भी कैसी हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आगे देखो, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का जब किण्वन करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ा दूंगी क्या होता है। किण्वन करवा के अंगूर से क्या बनाई जाती है? अंगूर से अल्कोहल बनाई जाती है। तो अंगूर से अल्कोहल बना दी तो अल्कोहल से आप अंगूर नहीं बना सकते हो दोबारा से। तो ये भी कैसी क्रिया हो गई? रासायनिक क्रिया हो गई। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। भोजन पकाया जाता है तो भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया से आप सब्जियों को काट के उसको बनाते हो, उसको भोजन जब बन गया, पक गया, तो वो उसकी अवस्था में भी चेंज हो जाता है, उसके रंग में भी चेंज हो जाता है, उसके गुणों में भी चेंज हो जाता है। जैसी सब्जियां होती हैं बनने के बाद उनके स्वाद में, उनकी अवस्था में, उनके कलर में चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि हम भोजन जैसा करते हैं, अंदर HCl अम्ल और बहुत सारे पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम आपके आमाशय में, वो बहुत सारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो वो एक रासायनिक, एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी की सभी कैसी क्रियाएं हैं? ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं इसके देखें, हम सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। यहाँ पे मैंने बताया ना, सबकी जितनी जो प्रारंभिक वस्तु थी उनकी पहचान बदल जाती है। देखो यहाँ ऊपर क्या दिया हुआ है, पहचान बदल जाती है ना। अंगूर का किण्वन करवा दो, अगर अलग हो जाएगा, लोहे का तवा, कील कुछ भी होगी, उसमें जंग लग जाएगी, उसका अलग कलर, अलग बिल्कुल कलर हो जाएगा। दूध जो है वो फटने के बाद उसकी जो प्रकृति होगी वो अलग दिखती है, दूध की अलग दिखती है। फटने के बाद जो दूध होता है, पानी दूध अलग अलग हो जाता है, तो वो अलग प्रकृति का हो जाएगा। आगे देखें, प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है? कि उसके आंतरिक गुणों में कुछ चेंज हो जाए, वो रासायनिक परिवर्तन है। और उसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। चलो देखते हैं आगे।
देखो इन्होंने क्या बताया ये रासायनिक अभिक्रिया में, इन्होंने बताया कि एक मैग्नीशियम का एक रिबन लो और उसको क्या करो, उसको जलाओ, और जलाने के बाद उससे क्या मिलेगा इसको आप पढ़ लेना। मैं इसको सिर्फ यहाँ पे समझा देती हूँ आपको कि इनने क्या किया। देखो तो इन्होंने क्या किया कि एक मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, इस रिबन को इस चिमटे के माध्यम से इस रिबन को पकड़ा। किसका रिबन था ये? मैग्नीशियम का रिबन था। और मैग्नीशियम के रिबन को इन्होंने जलाया। किसकी उपस्थिति में जलाया? किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन गैस के कोई भी वस्तु जलेगी नहीं। तो इन्होंने मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में जलाया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जलने के बाद जो राख यहाँ पे जो दिख रहा है, इस बाउल में जो राख इकट्ठी हो रही, तो वो क्या होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी। इसको आगे बताते हैं कैसे होती है ये। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। वायु में उपस्थित क्या थी? ऑक्सीजन थी, और मैग्नीशियम को आप जला रहे थे। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया? नया प्रोडक्ट क्या बन गया? तो आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम, इससे लिखते हुए नहीं बनता है अच्छे से, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखें आगे, देखो ये दूसरा वन ने बता दिया है। आगे देखें, चलो ये इधर आ गया है, इसको यहाँ से समझा देते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है। अब वाक्य के रूप में मीन शब्दों में अगर बोलें तो देखो, मैग्नीशियम को जलाया था, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रिया हो रही, और जब क्रिया होगी नया उत्पाद जो बना, उत्पाद क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको शब्दों में अगर लिखेंगे तो ये बहुत लंबा होगा। तो आपकी ही बुक्स में आगे शायद तीसरे या चौथे नंबर का चैप्टर है जिसमें आवर्त सारणी दी हुई है, इसमें दी है आपकी पीरियोडिक टेबल, और उसमें आपके पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? एलिमेंट दिए 118 तत्व, और 118 तत्वों के क्या दिए? सिर्फ संकेत दिए हैं। तो एक संकेत में लिखना समीकरण कहलाता है। अब संकेत में लिखना है, कैसे संकेत में लिखना? जैसे मैग्नीशियम यहाँ दिया है तो मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हैं? Mg। ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं? O। अब इन दोनों में अभिक्रिया हुई, प्लस इन दोनों में अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया? MgO। तो ये सिंपल हो गया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का समीकरण हो गया। आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके इसमें भी कि शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। ये शब्द समीकरण इस प्रकार हो जाएगा। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। आगे देखें, यहाँ देख लो, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि हो सकती है? जो रासायनिक समीकरण उन्होंने शब्दों में बताया था, शब्दों में लिखा था ना, यहाँ पे देखो ये शब्दों में लिखा हुआ था यहाँ पे, तो इन्होंने कहा इसका और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? तो शॉर्ट मैंने बता दिया है कि मैग्नीशियम को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि और कोई संक्षिप्त विधि हो सकती है, तो शब्दों की जगह क्या कर दो? रासायनिक सूत्र का उपयोग कर दो। रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो O2 की उपस्थिति में हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO। ये क्या है? MgO एक संतुलित या संतुष्ट समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन गायब कर दिया। जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि जितना मास होगा उसमें पूरा प्रॉपर उसको पूरा का पूरा उसमें लाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, देखें
पहले थोड़ा सा कुछ ऊपर छूट गया है, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से छूट गया था थोड़ा सा, इन्होंने एक और क्रियाकलाप बता दिया था दूसरा। एक तो मैंने मैग्नीशियम का बता दिया, दूसरा इन्होंने बता दिया था कि ये इन्होंने क्या लिया, दूसरा एक और क्रियाकलाप किया। तो इन्होंने एक कांच का जार लिया, एक कांच का जार लेके उसमें क्या डाल दिया, जो जस्ता होता है, जस्ता यानी जिंक, जिंक जो ZN लिखते हैं, जिंक के कुछ दाने डाल दिए इसमें, ये दिख रहे हैं जो कुछ दाने हैं इसमें, ऐसे डाल दिए। और इसके ऊपर एक अम्ल डाल दिया, उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, H2SO4। इन्होंने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। और इसमें क्रिया, जब इसकी दोनों के बीच में क्रिया हुई है, एक इनके दोनों, ये दोनों अभिकारक हो गए, और इनके बीच में जो अभिक्रिया हुई उससे क्या हुआ कि इसका कलर भी चेंज हो गया और एक गैस रिलीज हुई, उस गैस का नाम क्या था, H2, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। तो इन्होंने ये बताया, ये पूरा प्रयोग करके इन्होंने बताया कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न, कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। एक तो अवस्था में परिवर्तन होगा, एक रंग में परिवर्तन होगा, एक गैस में निकास होगा, एक तापमान में परिवर्तन होगा। तो देखें ये कैसे हो रहा तीनों चीज़ें। तो आप देखें अवस्था में परिवर्तन हुआ, अवस्था में यहाँ पे एक जस्ता के जो कण थे सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे ही मिले तो किस में बदलने लगे, गैस में। तो यहाँ पे लिखा दो गैसों का निकास, गैसों का निकास, गैस का कोई ना कोई गैस का उत्सर्जन होने लगा ऊपर, ये देखो गैस निकलने लगी यहाँ से। दूसरा रंग में परिवर्तन हुआ, पहले इसका कलर एलोनी था, हल्का एलोश कलर हो गया। तापमान में परिवर्तन हुआ, जब इस जार को टच किया गया तो देखा गया कि ये जार कैसा है, हल्का सा गर्म है, तो तापमान में परिवर्तन हुआ। और ये किस फॉर्म में बदलने लगा, गैस के फॉर्म में बदलने लगा, तो ये अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। ये ठोस कण थे, जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में मिले और गैस में बदलने लगे, तो मतलब इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। तो जब भी कभी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो या तो उसकी अवस्था में चेंज होगा या उसके रंग में भी चेंज हो सकता है, उससे कोई गैस भी निकल सकती है, उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद ये मैंने मैग्नीशियम का आपको अच्छे से बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया कि ये वाला जो था ये शब्द समीकरण था, है ना, ये शब्द समीकरण था। इसमें भी शब्द समीकरण को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जस्ता प्लस, अगर इसका शब्द समीकरण लिखते हैं तो इसके शब्द समीकरण में क्या लिखेंगे कि जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनेगा मिला के, तो वो क्या बन जाएगा आगे जाके, तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। अब यहाँ यहाँ जो मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि यहाँ देखो O2 है, मतलब ये समीकरण कैसा है, ये संतुलित समीकरण नहीं है। ये समीकरण कैसा है, संतुलित नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि जितने एटम यहाँ हैं, जितने एलिमेंट यहाँ, उतने ही तीर के इस साइड होने चाहिए। यहाँ देखो मैग्नीशियम एक है तो यहाँ भी मैग्नीशियम एक मिल गया। यहाँ पे देखें आप, और O2 जो है ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आया, एक आया। मतलब ये समीकरण कैसा है, ये ढांचा समीकरण है, ये कंकालीय समीकरण है, ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा होगा, तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण कैसा है, संतुलित है, और यदि नहीं है तो समीकरण कैसा है, असंतुलित है। तो ये देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O एक ही है, तो ये समीकरण कैसा है, असंतुलित समीकरण है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको ढांचा रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं या इसको कंकालीय समीकरण भी कह सकते हैं। इसको या तो ढांचा रासायनिक समीकरण बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कंकालीय समीकरण, क्योंकि यह द्रव्यमान बराबर नहीं है, मास बराबर नहीं है। अभिकारक में कितने एलिमेंट मिले हैं, तो 1 और 2 ये हैं, तो 3 मिले हैं, और यहाँ पे 2 और 1 3 मिले हुए हैं, और यहाँ पे 1 और 2 ही है, तो यहाँ संख्या 2 की है और यहाँ संख्या 3 की है, तो बराबर संख्या नहीं है, मतलब ये ढांचा समीकरण है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ये क्या बना दिया, ढांचा समीकरण। अब देखते हैं संतुलित कैसे किया जाता है। देखो आगे आपका दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण
होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जो द्रव्यमान है, जितना वजन है, जितनी संख्या है, उतनी ही रहेगी नया प्रोडक्ट बनने के बाद भी। ना तो कोई नया बनेगा और ना ही किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का विनाश होगा। बराबर संख्या नहीं है तो उसको बराबर करनी पड़ती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो भी तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले व उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। इस रासायनिक समीकरण जो आपका 1.2 संतुलित समीकरण क्या संतुलित है तो नहीं है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो देखें, ये ऊपर वाला समीकरण दिया हुआ है जो मैंने आपको जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में बताया था। तो यहाँ पे ये शब्द समीकरण है, जिंक लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है। ये दोनों मिले थे तो क्या बना था, एक तो जिंक सल्फेट बन गया था और एक हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी थी। अगर इसका हम फॉर्मूले में लिखें तो जिंक को क्या लिख दिया, Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख के बताया था, H2SO4। अब यहाँ पे बना क्या है, तो जिंक सल्फेट Zn मतलब जिंक, SO4 और H2। अब देखो यहाँ संख्या बराबर है क्या, जिंक का यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 हो गया। SO4 सल्फर जो SO4 है तो यहाँ पे भी SO4 हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन के यहाँ पे जो सल्फर है वो भी आ गया और SO4 वो भी आ गया। अब देखो यहाँ पे एक गैस रिलीज हुई, H2O। एक गैस कैसी हो गई, रिलीज हो गई। अब देखो आगे आप H2 रिलीज हुई तो यहाँ पे भी देखो H2 रिलीज हुई। तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 क्या आ गए, आपके एटम या एलिमेंट आ गए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन H2, तो यहाँ पे भी H2। तो यहाँ पे बिल्कुल पूरा का पूरा मैच कर रहा है। मतलब ये वाला समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जिंक का 1 था तो यहाँ पे भी जिंक का 1 है। हाइड्रोजन 2 थे तो उत्पाद में भी 2 थे। सल्फर 1 था तो यहाँ पे भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन के 4 एटम थे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। मतलब ये कैसा समीकरण है, तो ये संतुलित समीकरण है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित समीकरण आगे देखो, एक रासायनिक समीकरण और दे के रखा है इन्होंने। ये वाला रासायनिक समीकरण दे के रखा है, पूछा है कि ये संतुलित है कि असंतुलित है। तो यहाँ पे देखो, फेरस का अभिकारक का फेरस का 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो ये क्या संतुलित है, नहीं है। H2 यहाँ पे 2 हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये संतुलित हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये कैसा है, असंतुलित है। इसको क्या बोलेंगे, इसको कंकाली समीकरण बोलेंगे या ढांचा समीकरण बोलेंगे, ढांचा या कंकाली। अब इसको संतुलित करना होगा, तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो यहाँ पे कुछ कहीं जगह हो तो मैं इसको यहीं पे बना के बताती हूँ। संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ F फेरस के कितने एटम है, 3 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, Fe है जो, इसके आगे 3 लिख दो। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3 हो गए, प्लस यहाँ पे क्या है, H2। तो ठीक है, H2 हो जाएगा ये। H2 ठीक है, H2। अब देखो यहाँ जो ऑक्सीजन था, यहाँ पे O4 आ गया, H2। ये थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ, 3F प्लस यहाँ पे H2O जो दिख रहा है, यहाँ पे H2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ O4 है। यहाँ पे 3F अपन ने बराबर कर लिए, यहाँ O4 है। अब O को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा कि जो ऑक्सीजन है उसमें 4 का गुणा करना होगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, किसमें, H2O में। अब आप देखो, O तो 4 हो गया, H4 यहाँ पे O हो गया। अब देखो, लेकिन यहाँ पे क्या था, H2 था। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस 4 का H इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गए।
और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो क्या करना होगा कि इस समीकरण के उस साइड भी आगे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। आगे 4 रख देंगे तो बाईं ओर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके आगे 4 लगा देंगे तो यहाँ भी 4H2 हो गया और यहाँ पे भी 4H2 हो गया। तो 4 दूनी 8 ए हो जाएगा, 4 दूनी 8 ए हो जाएगा। ऐसे इसको संतुलित करते हैं। आगे देखते हैं, हम आपको और समझा देते हैं। देखो यहाँ पे असंतुलित है, इन्होंने बता दिया है कि देखो यहाँ फेरस का 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का यह 1 है, यहाँ पे 4 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, तो देखो संतुलित करने के लिए इनमें गुणा करना होगा। गुणा करने के बाद देखो इन्होंने यहाँ बताया होगा, ये लिखा हुआ है FeH2O, इसमें क्या कर दिया, 4 का गुणा कर दिया। 4 का गुणा किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 था और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया। तो पहले इसने ये आंशिक रूप से संतुलित है, देखो पहले इतना किया तो क्या हो गया, आंशिक रूप से संतुलन हो गया। मतलब यहाँ पे फेरस का यहाँ पे ये क्या कर दिया, इनने 4 लगा दिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए। आगे देखो अभी भी ये पूरी तरीके से संतुलित नहीं है, तो इनने क्या कर दिया इस वाले में कि यहाँ पे भी इनने 4 लगा दिया। तो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, ये बराबर होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे फेरस 1 है और यहाँ पे 3 है, तो दोबारा से संतुलित करेंगे और यहाँ इन्होंने क्या लगा दिया, आगे 3 लगा दिया। तो ये बन गया कैसा फॉर्मूला, बिल्कुल संतुलित फॉर्मूला। यहाँ पे 3 फेरस है, यहाँ पे 3 फेरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला कैसा बन गया, संतुलित समीकरण। तो किसी भी समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अगर वो असंतुलित समीकरण है, ढांचा समीकरण है, ढांचा फार्मूला है, तो उसको संतुलित करना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ संख्या को जोड़कर। आगे देखें क्या लिखा है, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो आपका रासायनिक समीकरण हो गया। आगे क्या दिया है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। मतलब जो आपने समीकरण में जो मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटेलॉइड्स यूज किए हैं या जो चीज़ें बताई हैं वो संतुलित हैं। संतुलित तो वो हैं, संतुलित तो आपने करना सीख लिया, लेकिन उसके भौतिक भी तो पता होना चाहिए कि वो वस्तु जो है, जो पदार्थ जो है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में वो क्या हो जाएगा, भौतिक अवस्था का संकेत होगा। तो ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की जानकारी नहीं होती है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय या ठोस अवस्थाओं को कैसे लिखेंगे, अगर कोई जो अभिकारक है वो गैस है तो उसके साथ में G लिख देंगे। अगर कोई द्रव है तो उसके साथ में क्या लिख लेंगे, L लिख देंगे। अगर कोई जलीय विलयन है तो एक्वा, A और Q बनाएंगे। और अगर कोई ठोस है तो ठोस मीन्स क्या होता है, सॉलिड, तो उसके साथ S बना देंगे। तो उसकी भौतिक स्थिति भी पता चल जाएगी, बाहरी भी पता चल जाएगा कि वो क्या है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, कोई भी जो अभिकारक होता है वो जल में घुला हुआ है तो उसको एक्वा लिखा जाता है। बोलते हैं ना एक्वेरियम, जिसमें मछलियाँ रखते हैं तो वो जलीय विलयन में मछलियों को रखते हैं। तो एक्वा जो शब्द होता है वो किसके लिए होता है, जलीय विलयन के लिए। अभी देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वही वाला फॉर्मूला है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पे फेरस, फेरस मीन्स क्या होता है, ये क्या है, लोहा है। एक लोह तत्व जो होता है तो कैसा होता है, ठोस होता है। तो ठोस के साथ में यहाँ इनने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। मतलब इसमें बता दिया कि ये जो तत्व है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। H2O, H2O जो लिखा हुआ है यहाँ इन्होंने, तो ये H2O क्या होती है, ये होता तो जल है लेकिन ये किस रूप में, यहाँ पे इन्होंने गैस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गैस लिखा हुआ है। गैस लिखा हुआ है मतलब जो H2O है ये क्या होता है, ये जल तो होता है, ये क्या होता है आपका जल, लेकिन जल किस रूप में है, ये बाष्प के रूप में है। ये किस रूप में है, बाष्प के रूप में। और बाष्प, जल से ही बाष्प बनती है तो बाष्प का फॉर्मूला भी हम क्या लिखते हैं, H2O। अब बाष्प के रूप में मतलब एक गैस के रूप में है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, G। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि H2O
ये द्रव के रूप में नहीं है, ये किस रूप में है, वाष्प के रूप में है। अगर द्रव के रूप में होता है तो जी की जगह एल आ जाता है। आगे देखें, अब यहाँ पे लिखा है F3O4, तो यहाँ पे इनने लिख दिया है एस, मतलब ये कैसी हो गई, सॉलिड है। मतलब यहाँ पे जो जो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे वो कैसा है, सॉलिड है। मतलब जो लोहा है उसमें ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन मिल के उसमें जो जंग लग जाता है वो कैसी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब H2 हाइड्रोजन, ये तो क्या है, गैस है, तो यहाँ पे एक गैस बता दिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, इसकी भौतिक अभिक्रिया बता रहा है, इसके भौतिक परिवर्तन बता रहा है कि ये जो है वो सॉलिड है, ये कैसी है, ये है तो जल लेकिन वाष्प के रूप में, इसलिए इसको गैस बता दिया। ये सॉलिड है और ये H2 क्या है, एक गैस है। तो देखो यहाँ पे आगे लिखा भी है, हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। जहाँ पूछा जाए वहाँ किया जाएगा। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे इन्होंने इसमें दर्शाया है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, एक गैस है। H2 मतलब हाइड्रोजन, ये भी क्या है, एक गैस है। अब इसको इन्होंने प्रेशर दिया, ATM मतलब ये क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो 340 ATM दे के इनने प्रेशर करके जब उसको बदला तो ये क्या बन गया, CH3 और OH। तो ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। जब किसी गैस को ज़्यादा प्रेशर दिया जाए, ज़्यादा दाब दिया जाए, तो वो किस में बदल जाती है, उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं और वो द्रव में चेंज हो जाती है, तो वो द्रव बन गई। तो यहाँ पे इनने क्या दे दिया, एल दे दिया। ऐसे ही आगे इन्होंने ये पूरा उसका बताया है, समीकरण ये किसका दिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो इन्होंने बताया CO2 क्या है, ये एक इक्वा मतलब जलीय विलयन है। यहाँ पे H2O मतलब पानी, ये L मतलब लिक्विड से दर्शा दिया। यहाँ पे ये जो बना है वो भी जलीय विलयन बना है, ये भी जलीय विलयन है। और ये यहाँ पे H2O किस में निकला है, ये वाष्प के रूप में निकला है। तो ये क्या है, ये H2O मतलब ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया है। आगे देखें, ये आपको मैंने यहाँ तक का पूरा रासायनिक अभिक्रिया ये पूरा आपको समझा दिया, ये क्वेश्चन। और इसके बाद आपका आ गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको समझ में आया है तो मैं इसका दूसरा भाग भी बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, आपको समझाऊंगी आगे का पूरा। आप मुझे कमेंट करके बताएं, समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भी बता देना कि नहीं आया है, कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो वो भी बताना। धन्यवाद।